डिनर के बाद राज और प्रिया वहां से निकाल गए। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और पानी की हल्की हल्की से बौछार। यह देखकर राज ने एक नजर अपने सामने की सीट पर सो रही लड़की डाली। इस वक्त उसके चेहरे पर हवस साफ दिखाई दे रही थी। उसने एक तिरछी स्माइल की और गाड़ी दूसरी तरफ घुमा ली। कुछ देर बाद उसने एक जगह गाड़ी रोक दी और उतरकर प्रिया को अपनी गोद में उठाया और सामने वाले विला में चला गया। ये विला राज का ही था, जहां वो अपने राज दफना कर रखा था और किसी को इस बारे में नहीं पता था। राज हर रात किसी न किसी लड़की के साथ पिता था, पर ये आज तक किसी को पता नहीं था। प्रिया को भी इस बात की भनक नहीं थी। राज प्रिया को अपने रूम में ले आया और बेड पर लिटाकर ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो प्रिया के होंठ से अपने होंठ जोड़ दिए और उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत से प्रिया की नींद खुल गई और उसने अपने ऊपर राज को दिखा, पर यह जगह उसके लिए अनजान थी। वो राज से पूछना चाहती थी, पर राज उसे किसके ही जा रहा था, इसीलिए थक हार कर प्रिया ने भी खुद को राज को सौंप दिया। राज ने प्रिया के होठों को चूमते हुए ही उसके कपड़े रिमूव करने लगा। वही प्रिया भी उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। थोड़ी ही देर में राज और प्रिया के कपड़े जमीन के नीचे बिखरे हुए पड़े थे और वो दोनों नेक्ड होकर एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। वही प्रिया की आहें और सिसकियां की आवाजें निकल रही थी, जिससे राज खुद को कंट्रोल खो चुका था। राज और प्रिया दोनों प्यार का नाम देकर एक दूसरे से अपनी फिजिकल नीड पूरी कर रहे थे, इस बात से अनजान कि उनकी यह सारी हरकतें कोई कमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। मेहता मेंशन के अंदर सभी लोग टेंशन में बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह सिचुएशन को कैसे संभाले। सारे शेयर होल्डर उनके सर पर तांडव मचा रहे थे। इंट्रोडक्शन: अशोक मेहता, सुरभि के चाचा मिताली मेहता, सुरभि की चाची हर्ष मेहता, अशोक का बेटा रिया मेहता, अशोक की बेटी। आप आते हैं कहानी में सारे शेयर होल्डर ने अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया था। सारे शेयर होल्डर को अब मेहता परिवार पर भरोसा नहीं था। मेहता परिवार पर भरोसा करने की सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी सुरभि मेहता। अब जब सुरभि ही नहीं रही तो उन्हें अपना पैसा डूबने का डर लग रहा था। आखिर कभी भी उन्होंने हर्ष को बिजनेस फील्ड में नहीं देखा था। वही जैसे तैसे उन्होंने शेयर होल्डरों को समझाया, फिर भी कुछ ने मान लिया, लेकिन कुछ ने अपना पैसा वापस खींच लिया। रिया झल्लाते हुए बोली, आखिर सुरभि नाम की आफत हमारी जिंदगी से जाती क्यों नहीं? क्यों मरने के बाद भी हमें जीने नहीं दे रही है? अशोक जी गुस्सा होते हुए बोले, खुद को शांत रखो। अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो किसी को भी शक हो जाएगा कि सौरभी की मौत के पीछे हमारा हाथ है, बेवकूफ लड़की। उन दोनों को लड़ते देख मिताली उनसे कहती है, अगर आप दोनों इस तरह लड़ते रहेंगे ना, तो हमारी जो इज्जत है ना, वह भी बर्बाद हो जाएगी और हमें कुछ भी करके यह मालिक वाली डील लेनी ही होगी। रिया अपने बालों में अपनी उंगली घुमाते हुए बोली, क्यों ना डैड, मैं भी मलिक वाली डील में आपके साथ चलूं, और वैसे भी हमें प्रोजेक्ट से मतलब है, कैसे मिलता है इससे मतलब नहीं है। और हमें प्रोजेक्ट मिलेगा कैसे? अशोक ने पूछा। डैड, वो आप मुझ पर छोड़ दे, वैसे भी आज तक कोई भी रिया के हुसैन के जाल से नहीं बच पाया, तो ये मालिक कैसे बच पाएगा? वही रिया की बात सुनकर तीनों के चेहरे पर मक्कारी बड़ी मुस्कान आ जाती है। वही मल्होत्रा मेंशन में सौम्या कमरे में बैठी ये सब देख रही थी। उसने मेहता मेंशन के कैमरे हैक कर लिए थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर मेहता, ओह सॉरी सॉरी चाचा जी, आप तो इतने में ही परेशान हो गए। पर अफसोस, ये बोल सौम्या जोर जोर से हंसने लगी। वो तो रूम साउंड प्रूफ था, वरना बाहर कोई सुन लेता तो डर के मारे बेहोश हो जाता। वहीं दूसरी तरफ प्रिया अपने घर के लिविंग हॉल में एक सोफे पर बैठी हुई थी और उसके सामने ही दूसरे सोफे पर उसकी माँ पायल और उसके पिता संजय जी उसे गुस्से से घूर रहे थे। पायल प्रिया से, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कितनी मुश्किल से सारा प्लान बनाकर इतने सालों का इंतजार किया, लेकिन नहीं, वो भी फेल हो गया। अब कुछ बोलो कि भी कैसे वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई। प्रिया जो खुद गुस्से में थी, उसने कहा, पता नहीं मुझे भी। कोमा से होश आने के बाद ही अचानक से ही अजीब बिहेव करना शुरू किया है। मेरी भी समझ से परे है उस सौम्या का ऐसे बदल जाना। और तो और, अब वो उस शिवाय के साथ भी अच्छे से पेश आती है और मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती, ना ही कुछ बताती है। संजय ने कुछ सोचते हुए कहा, नजर रखो उसे पर।
उस फिर से फांसाओ, अगर वो हमारे हाथ से निकल जाती है तो उसे मारना होगा। अगर वो हमारे काम की ही नहीं तो उसे जीने का कोई हक नहीं है। इतना बोल संजय अपने कमरे में चले जाते हैं। पायल भी उनके पीछे पीछे चली गई। प्रिया पास अपनी माँ पापा को जाते हुए देख रही थी। उसके बाद वह भी अपने कमरे में चली गई। शाम का वक्त मिस्टर मल्होत्रा ने प्रिया के तरफ देखते हुए बोले, आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पार्टी है, क्या तुम भूल गई? तुम्हें भी जाना है, जाकर तैयारी करो। फिर वह सौम्या से प्यार से बोले, प्रिंसेस, तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ उन्हें। सौम्या को मिस्टर मल्होत्रा से प्यार से बातें करते देख पायल और प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वह दोनों ही गुस्से में चली गई। जी डैड, सौम्या मुस्कुराते हुए मन में बोली। लगता है आज रात की पार्टी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। डैड, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी आज मीटिंग है। शिवाय ने कहा, मैं भी भाई के साथ जा रहा हूँ। देवेश तुरंत बोल, उसे उन दोनों माँ बेटी का चेहरा नहीं देखना था। ठीक है, मिस्टर मल्होत्रा बोले। दूसरी तरफ रेहान इस वक्त अपने ऑफिस में था। वह अपने केबिन में कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी नील घबराते हुए बोला, बॉस, क्या सच में आप आज रात की पार्टी में शामिल नहीं होने वाले हैं? रेहान को सौम्या के बारे में पता नहीं चल रहा था कि उसे फाइटिंग कैसे आती है। वह अपना हाथ डेस्क पर पटकते हुए गुस्से में बोला, मुझे एक ही बात दोहराने की आदत नहीं है। ये रेहान का पीए, ज्यादातर रेहान का पूरा काम नील ही संभालता है। नील एक बार कंफर्म करने के लिए बोला, बॉस, उसने इतना ही कहा था कि रेहान ने पेपर वेट उठाकर नील के ऊपर फेंक दिया। नील घबराते हुए जमीन पर बैठ गया, इसलिए वह पेपर वेट सीधा दीवार पर जाकर लगा। नील घबराते हुए अपने सीने पर हाथ रख लेता है और मन में कहता है भगवान, शुक्र है आपने अपने भक्त को बचा लिया, वरना बॉस तो कभी कभी महाकाल बन जाते हैं। आज ही जाकर लाइफ इंश्योरेंस करा लूंगा, वरना बॉस के साथ रहते हुए मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। वो बहुत ही मुश्किल से खड़ा होता है और दीवार से टिककर खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगा। तभी रेहान अचानक गहरी आवाज में बोला, क्या जान भी आ रही है? नील तुरंत समझ गया। वह घबराते हुए बोला, बॉस, पूरा मल्होत्रा परिवार शायद इस पार्टी में शामिल होगा, तो जरूर लेडी बॉस भी शामिल होगी। सौम्या के बारे में सोचते ही रेहान के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपने पैन को इधर उधर हिलाते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? जरूर तुम चाहते थे कि मैं उस पार्टी में ना जाऊं। इस महीने का तुम्हारा बोनस कट करता हूँ। इतना कहते ही वह उठा और केविन से बाहर चला गया। बेचारा नील शॉक होकर खड़ा था। वह घबराते हुए बोला, पर बॉस, मैंने क्या किया? पर बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। मल्होत्रा मेंशन में सौम्या अपने कमरे में आई तो उसका फोन बजाने लगा। सौम्या ने देखा कि उसमें दिनेश का कॉल आ रहा था। उसने कॉल उठाया और बोली, कुछ पता चला उधर से? दिनेश ने थोड़ी चिंता लहजे में बोला, जी बॉस, पता चला है कि वह आज रात की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पार्टी में आने वाला है। आप चाहे तो हम वहां जाएं। सौम्या ने कुछ सोचा, नहीं, मैं वहां खुद जाऊंगी। लेकिन बॉस, हम लोग आपको पहचानेंगे कैसे? दिनेश ने चिंता में कहा, क्योंकि आज तक किसी ने भी सौम्या का चेहरा नहीं देखा था। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी सब। दिनेश थोड़ा उत्साह से बोला, बॉस, उस पार्टी में रेहान रायचंद भी आने वाले हैं और लगता है कि मिस्टर रायचंद को वह लोग नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और चहकते हुए बोला, आप कुछ भी कहें, रेहान रायचंद है, बहुत हैंडसम और रिच, बहुत लड़कियां उनके पीछे पड़ी है। ये सुनकर सौम्या का मुंह बन गया और वो बोली, तुम लड़के ही हो या? ये सुन के दिनेश हड़बड़ा के बोलने लगा, बॉस, मैं लड़का हूँ, वह तो मैं आपके लिए। ये सुन के सौम्या मुस्कुराई और कॉल कट कर दिया और मोबाइल को अपने मुंह के नीचे रखकर बोली, सो मिस्टर रेहान रायचंद, आपसे तो मिलना पड़ेगा। ऐसे ही रात हो जाती है। प्रिया ने बहुत सारी तैयारी की थी। वह आज पार्टी में सौम्या से अच्छी देखना चाहती थी, इसीलिए उसने फेमस डिजाइनर से अपनी ड्रेस डिजाइन करवाई थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी और लगभग सब लोग और पार्टी में पहुंचे चुके थे। पर सौम्या की कार रास्ते में ही खराब हो जाती है। सौम्या आराम से कार में बैठी थी। तभी ड्राइवर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, छोटी मैडम, मुझे लगता है कार खराब हो गई है। आप चाहे तो पैदल जा सकती है, होटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है।
यह मैं मेंशन दूसरी कार मंगा लेता हूँ। इतना कहते ही वह ड्राइवर मन में खुश होकर बोला, प्रिया, मैडम ने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब छोटी मैडम उस पार्टी में नहीं पहुंच पाएंगी। सौम्या मुस्कुराई और बिना कुछ बोले कार से बाहर निकल गई। सौम्या ने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था। उस गाउन में कमर पर हल्का कट था, जिससे उसकी पतली कमर साफ साफ नजर आ रही थी। उसके साथ डायमंड नेकलेस, ईयररिंग, ब्रेसलेट और हल्का सा मेकअप, वह इतने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कार से बाहर निकल गई। वही ड्राइवर जानबूझकर कार को बनाने की कोशिश कर रहा था, जैसे सच में कार खराब हो। सौम्या ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके सख्त आवाज में कहा, दिनेश, तुम इस समय कहाँ हो? मैं तुम्हें अपना लोकेशन भेज रही हूँ। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। वह हैरान थी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। सौम्या ने अपना फोन निकाल किसी को कॉल करके कहा, दिनेश, तुम इस समय कहाँ हो? मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रही हूँ। उसने इतना ही कहा था कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। वह हैरान हो गई। तभी उसको रेहान का चेहरा नजर आया, जो कि उसे ही घूर कर देख रहा था। तभी नील बाहर निकाल और रिस्पेक्ट से बोला, मिस, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? उसे देखते ही सौम्या का मुंह बन गया। पर जब उसे याद आया कि उसे आज अपना काम करना है, लेकिन वो एटीट्यूड से खड़ी रही, उसने सोच लिया था कि जब तक रेहान उसे खुद नहीं रहेगा वहां उसके साथ नहीं जाएगी। जब रेहान देखता है कि सौम्या अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है, तो वह सौम्या की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। सौम्या आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी नजर सौम्या की कमर पर आकर टिक गई। रेहान को अचानक अजीब सा फील होने लगा। वो अपनी टाई डीली करता है और सौम्या को बाहर खड़ा देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, जान, तुम बार बार मुझे गुस्सा क्यों दिलाती रहती हो? इतना कहते ही वह गुस्से से कार से बाहर आ जाता है। वही सौम्या का फोन बजने लगा। वह थोड़ा दूर जाने ही वाली थी कि अचानक पत्थर से टकरा गई। पत्थर से टकराकर वह गिरने ही वाली थी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि वो ने गिरे, पर वह नहीं कर पाई और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे तो लग रहा था कम से कम उसका सिर्फ सिर ही फूटेगा और कुछ नहीं। पर उसके गिरने से पहले ही रेहान ने सौम्या की हाथ की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। रेहान का एक हाथ सौम्या की कलाई को पकड़ रखा था और दूसरा हाथ सौम्या के कमर पर था। दोनों इतने करीब थे कि वो दोनों में से किसी ने भी अपने होंठ हिलाते तो उनके होंठ एक दूसरे के होंठ छू जाते। उन दोनों को एक दूसरे की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। रेहान तो सौम्या की खुशबू में ही खो सा गया था। वही सौम्या को अभी तक दर्द नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली, तो उसकी आंखें रेहान की स्लिवर आइज में ही खोज सी गई। सौम्या को तो लग रहा था कि उसे पहली नजर का प्यार हो गया। रेहान की हालत तो और ज्यादा खराब थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि उसने सौम्या की कमर को पकड़ा है, क्योंकि सौम्या की कमर बहुत ही सॉफ्ट थी। वह उसकी कमर पर अपनी पकड़ और ज्यादा कर देता है। सौम्या के हाथ रेहान के गर्दन पर चले जाते हैं। दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए थे कि कोई उन दोनों को देखकर फोटो भी खींच रहा है, उनको पता ही नहीं चला। वह कबीर था। जब उसने रेहान की कार को रुका हुआ देखा तो वह भी कार रोककर बाहर आ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अकड़ू घमंडी और हार्टलेस दोस्त को कभी इस तरह भी देखेगा। इसीलिए वो इसे यादगार बनाने के लिए फोटो खींच रहा था कि सभी को दिखा सके। पर जब उसे हंसी कंट्रोल नहीं हुई तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज से रेहान और सौम्या दोनों ही अपने होश में आए। रेहान एक बार फिर से सौम्या की कमर जोर से दबा देता है। सौम्या उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके देखती है। वह बुरी तरह से रेहान को घूर रही थी। वही रेहान वापस से उसकी कमर को देखने लगता है। यह देखकर सौम्या गुस्से से अपना हाथ आगे कर लेती है। ये देखकर रेहान के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर सौम्या घूर कर रेहान को देखती है। इस समय रेहान ने मास्क नहीं पहना था। कबीर आगे आकर बोला, हे ब्यूटीफुल, वैसे मेरा नाम कबीर है। मैं रेहान का दोस्त हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? कबीर की बात सुनकर सौम्या ने कबीर की तरफ देखकर बोली, हेलो कबीर, मेरा नाम सौम्या है। सौम्या, ये नाम कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है। कबीर ने रेहान की तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन रेहान का चेहरा देखकर वह 2 कदम पीछे हट गया। उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। रेहान को कबीर का सौम्या को ब्यूटीफुल कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया।
नील, इस ठंडे शैतान को क्या हो गया जो ये मुझे इतने गुस्से में देख रहा है? नील ने अपना सिर पीट लिया। कबीर सर को क्या जरूरत थी लेडी बॉस से बात करने की, अब भुगतो। कबीर सर, ये शिवाय सर की बहन है। क्या यह शिवाय की बहन है? लेकिन मैंने तो सुना है कि मल्होत्रा परिवार की बेटी जिच्छी, घमंडी और बिगड़ैल लड़की है जो सिर्फ बदतमीजी करना चाहती है। कबीर की बातों में एक मजाक था जो सौम्या ने महसूस कर लिया था। लगता है आपको अफवाहों में कुछ ज्यादा ही जिते हैं। फिर कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन अफवाह केवल अफवाह होती है, उसे हकीकत बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पता चले कब हम भी अफवाह बन जाए। जैसे कुछ वक्त पहले मैंने भी एक अफवाह सुनी थी कि डॉक्टर कबीर को लड़कों में इंटरेस्ट है। वैसे क्या ये सच है या अफवाह? कहकर सौम्या कबीर को एक चंचल मुस्कान देती है। वही सौम्या की बात सुनकर नील को हंसी आ रही थी। रेहान के होठ थोड़े से मुड़ जाते हैं। वहीं कबीर शर्मिंदगी से अपनी नजरें घूम लेता है। कुछ देर बाद सभी वहां से होटल की तरफ निकल जाते हैं। वही ड्राइवर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह जैसे ही फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, वैसे ही कुछ लोग आकर उसे पकड़कर ले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग होटल के लिए निकल जाते हैं। वही ड्राइवर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वह जैसे ही फोन निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, वैसे ही कुछ लोग आकर उसे पकड़कर ले जाते हैं। पार्टी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। वहां जाने माने बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और भी जाने माने बड़े लोग आए हुए थे। मिस्टर मल्होत्रा सीता जी को देखते हुए पूछते हैं, सौम्या कहाँ है? तुमने तो कहा था कि वह दूसरी कार से आ रही है, लेकिन अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मिसेस मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहा, वो आ रही है, उसने मुझे मैसेज किया था कि वह पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर मिस्टर मल्होत्रा अपना सिर हिला देते हैं और बाकी बिजनेसमैन से बात करने लगते हैं। क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा एक जाना माना नाम था, हर कोई उनसे मिलकर अपनी जान पहचान बढ़ाना चाहता था। वही सीता जी, मिसेस रायचंद और प्रिया एक साथ खड़ी थी। प्रिया ने ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और अपने चेहरे पर भर भर कर मेकअप लगाया हुआ था, जिस वजह से वो खूबसूरत दिख रही थी। प्रिया ने मिसेस रायचंद से बोली, आंटी रेहान पार्टी में नहीं आएंगे क्या? जिस पर मिसेस रायचंद बोली, यह तो मुझे भी नहीं पता वह आएगा या नहीं। प्रिया को अपनी मॉम से बातें करते देख समीर का मुंह बन गया। समीर एक जगह खड़ा होकर गुस्से से प्रिया को देखने लगा। वही अमन समीर को रुका देखकर उसने उसकी नजरों का पीछा किया, जहां उसे सामने प्रिया दिखी, जो हंस हंस कर बातें कर रही थी। प्रिया को देखते ही अमन का मुंह बन गया। वह बोला, ये मेकअप की दुकान यहाँ भी आ गई, अब पता नहीं ये फिर क्या करेगी। यही सोचते हुए अमन समीर के पास आ गया और प्रिया को देखते हुए बोला, समीर तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? जिस पर समीर बोला, हाँ अमन, ये मिस एटीट्यूड यहाँ भी आ गई। अगर भाई यहाँ आए तो ये हमारे भाई पर फिर से डोरे डालेगी। मन तो करता है इसके बाल नोचकर इसे टकला कर दूं। अमन बोला, नहीं ऐसा मत करना, वरना ये उसे भी सोशल मीडिया में तुझे टीजी करके पोस्ट कर देगी और नीचे लिखेगी, देखो गाइस, समीर रायचंद ने मुझे टकला कर दिया। इतना बोलते ही दोनों एक दूसरे को हाई फेई देकर हंसने लगे। समीर बोला, चलो इस मेकअप की दुकान के मजे लेते हैं। जिस पर अमन बोला, हाँ चलो, आज तो सौम्या भी नहीं है हमें रोकने वाली। अमन ने चलने के लिए पैर बढ़ाया ही था कि वह रुक गया। क्या हुआ अमन, चलना? अमन का रुका हुआ देखकर समीर ने कहा, समीर शायद मैं सपना देख रहा हूँ। रेहान भाई के साथ सौम्या, क्या बकवास कर रहे हो? रेहान भाई के साथ सौम्या कैसे? कहते कहते रुक गया। उसने सामने देखा, दरवाजे पर सौम्या रेहान के बराबर में खड़ी थी। रेहान के चेहरे पर मास्क था, उसका ऑरा बहुत पावरफुल था, जिसके कारण सभी मीडिया वाले डरकर पीछे हो गए। सभी ने अपने कैमरे नीचे कर दिए थे। रेहान के गार्ड्स रेहान और सौम्या को कवर कर रहे थे। किसी लड़की को रेहान के साथ देखकर मीडिया वाले ही नहीं, वहां मौजूद हर कोई चौंक गया। सभी सदमे में थे। एक पल के लिए तो वहां पर शांति फैल गई। कई मीडिया वालों के हाथों से तो उनका कैमरा छूटकर नीचे जमीन पर गए। वही रेहान जब देखता है कि हर कोई सौम्या को अजीब नजरों से देख रहा है, तो उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। उसके आसपास डी एट ओरा फैलने लगा। रेहान सौम्या के कमर में अपना हाथ डाल खुद से चिपक लेता है। सौम्या उसकी इस हरकत से एकदम से चौंक गई। सौम्या गुस्से में रेहान को देखते हुए धीरे से बोली, अपना हाथ हटाओ। यह क्या हरकत है? पर रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने अपनी पकड़ उसके कमर पर और भी कस दी।
सौम्या जैसे ही उसके हाथ को हटाने की कोशिश करती है, रेहान अपनी कोल्ड आवाज में धीरे से उसके कान में बोला, अगर तुमने हाथ हटाने की कोशिश की तो जान मैं तुम्हें गोद में उठा लूंगा और सबसे कह दूंगा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। फिर लोगों के सवालों का जवाब तुम देना। सौम्या तो उसके जान कहने पर सदमे में ही चलेगी। उसने आगे की बात सुनी ही नहीं। सौम्या होश में आकर अपनी नजर इधर उधर की तो उसकी नजर प्रिया के चेहरे पर गई। प्रिया के चेहरे पर जलन के भाव साफ दिख रहे थे। वही सौम्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सौम्या ने एक कपल की तरह रेहान के हाथ को पकड़कर अंदर चली गई। सौम्या जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। रेहान जल्दी से उसकी कमर को पकड़कर उसे संभाल लेता है। इस वजह से दोनों बहुत करीब थे। मीडिया उनकी तस्वीर खींच रहे थे। पर वही प्रिया, यह सब देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। उसका बस चलता तो वो सौम्या को हटाकर खुद रेहान से चिपक जाती। रेहान की मॉम अपनी चमकती हुई आंखों से सौम्या को देख रही थी। उनके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। सौम्या अपनी मॉम को देखकर रेहान का हाथ छोड़कर आगे चली गई। उसने पूरी तरह से रेहान को इग्नोर कर दिया। वही रेहान के चेहरे पर भले ही कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, मगर उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था, जैसे सौम्या का हाथ छोड़ना उसे पसंद नहीं आया। बाकी सब अभी भी शॉक में थे। रेहान वहां से जाकर सबसे कोने वाले सोफे पर बैठ गया। वह अपनी जलती हुई नजरों से सौम्या को देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ सौम्या की पतली कमर पर टिकी हुई थी। सब अभी भी शॉक में थे। रेहान वहां से जाकर सबसे कोने वाले सोफे पर बैठ गया। वह अपनी जलती हुई नजरों से सौम्या को देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ सौम्या की पतली कमर पर टिकी हुई थी। प्रिंसेस, आप ठीक तो हो? तुम रेहान के साथ क्यों आई? तुम तो अपनी गाड़ी से आने वाली थी। मिस्टर मल्होत्रा चिंता से पूछे। डैड, मेरी कार रास्ते में खराब हो गई थी तो मिस्टर रायचंद ने मुझे लिफ्ट दे दी। मिसेस रायचंद ने सीता जी की तरफ देखते हुए बोली। सीता, ये बच्ची कौन है? सौम्या का चेहरा बहुत कम लोगों ने ही देखा था। मिसेस मल्होत्रा ये सुनकर बोली, ये मेरी बेटी सौम्या है बेटा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मिसेस रायचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या को देखकर उनके मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। थैंक्स आंटी, सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो प्रिंसेस, मैं तुमको सबसे मिलवाता हूँ मिस्टर मल्होत्रा। सौम्या को ले जाते हुए कहा प्रिया को। मिसेस रायचंद का सौम्या से हंसकर बातें करना पसंद नहीं आया। वह जलन भारी नजरों से सौम्या को देख रही थी। नील की नजर सामने आ रही माँ बेटी पर पड़ी। उन्हें देख उसे गुस्सा आने लगा था। नील गुस्से से बोला, यह लोग यहाँ क्यों आ रही है? उसकी आवाज सुनकर कबीर जो फोन को देख रहा था, वह नील की तरफ देखकर बोला, कौन आ रहा है? उसका सवाल सुनकर नील कबीर को देखकर बोला, वही सौम्या, मैम की प्यारी सौतेली बुआ और प्यारी चुड़ैल बहन प्रिया। प्रिया के साथ एक लड़की और थी। उसकी बात सुनकर कबीर, अमन और समीर भी उस दिशा में देखने लगे। उन्हें देखकर उन चारों की आंखें सर्द हो गई। क्या इन सबको अपनी बेइज्जती करना ज्यादा अच्छा लगता है, जो हर बार आ जाती है? पिछली बार की बेइज्जती भूल गई है, जो फिर भाई से बेइज्जती करने आ रही है। समीर गुस्से से बोला। वही पायल जी, प्रिया और प्रिया की दोस्त तनु रेहान के पास पहुंच गई थी। प्रिया रेहान को देखकर शर्माते हुए स्माइल कर रही थी। वो अपने चेहरे पर शर्माने वाली स्माइल लाते हुए रेहान की तरफ देखते हुए बोली, हेलो रेहान जी, मुझे लगा नहीं था कि आप भी यहाँ आएंगे। उसे पूरा यकीन था कि आज तो रेहान उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाएगा, पर रेहान ने एक नजर भी उसे नहीं देखा। वह अपने फोन में लग रहा। तभी पायल जी अपनी आवाज में मिठास लाते हुए बोली, रेहान बेटा, प्रिया तुमसे कुछ कह रही है, तुम उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उसकी बात सुनकर नील कोल्ड आवाज में बोला, बॉस अनजान लोगों से बात नहीं करते। क्या आपकी बेटी पिछली बार की बेइज्जती भूल गई है? जो अपना साड़ा हुआ मुंह उठाकर बॉस के सामने फिर से आ गई। पायल जी नील की तरह देखकर बोली, प्रिया, रेहान के लिए अनजान थोड़ी है। वह तो प्रिया मासूम है। उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वो तो बस रेहान से बात करना चाहती थी। पायल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि नील से बदतमीजी से बात कर सके। वही प्रिया भी अपनी आंखों में आंसू लिए मासूमियत से रेहान की तरफ देख रही थी। उनकी बात सुनकर समीर और अमन को खांसी आ गई और वो मन ही मन बोले, ये प्रिया मासूम कहाँ से लग रही है इनको? रेहान प्रिया की तरफ देखकर अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए बोला, तुम तो वही हो ना, जो मेरे कमरे में बेशर्मों की तरह घुस आई थी और मैंने तुम्हें थके मार के घर से बाहर निकाला था।
क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया नहीं है कि जो लोग तुम्हें भगा देते हैं वहां दोबारा मुंह उठाकर नहीं आते? पर लगता है तुम्हारी चमड़ी स्वर से भी ज्यादा मोटी है। और देखो तो कैसे बनकर आई हो, तुम्हारे इस चेहरे को देखकर तो भिखारी भी उल्टी कर दे। रेहान ने तेज आवाज में कहा। रेहान के इतने कड़वे शब्दों को सुनकर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और प्रिया पर हंस रहे थे। बेचारी प्रिया को रेहान ने तो उसको सरेआम धो दिया। नील की तो हंसी छूट गई। वह जानना चाहता था कि आखिर उसके बॉस ने ऐसी उच्च कोटि की बेइज्जती करने वाली ट्रेनिंग ली कहाँ से है। वही सौम्या मजे से प्रिया की बेइज्जती होते हुए देख रही थी। वह थोड़ी हैरान भी थी। रेहान की कड़वी जुबान के बारे में सुरभि ने कई बार सुना था, पर आज खुद ही सामने रेहान की जुबान सुन कितनी बदतमीज है ये दोनों। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी देखो कैसे खड़ी है। एक औरत प्रिया और तनु को देखते हुए बोली, इस तरह की लड़कियों को आता ही क्या है आमिर, लड़का देखा नहीं चल दिए फसाने। दूसरी औरत उन दोनों को देखते हुए बोली। प्रिया और तनु को लोग घिन भरी नजरों से देख रहे थे। प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसका जिम्मेदार वह सौम्या को ही समझ रही थी। वो तीनों वहां से चली गई। वाह भाई, क्या बेइज्जती की है उन चुड़ैलों की, अमन ने हंसते हुए कहा। वैसे रेहान, आज सौम्या बहुत खूबसूरत लग रही है। देखो तो सारे लड़के उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं, कबीर ने रेहान को छेड़ते हुए कहा। रेहान की आंखें यह सुनकर सर्द हो गई। वहां का टेम्परेचर अचानक से ठंडा पड़ गया। वो उठा और गुस्से से सौम्या की तरफ बढ़ गया। वही सौम्या चुपचाप कोने में खड़ी थी। उसने देखा कि कई सारे लोग उससे ही घूर रहे हैं। उसे यह देखकर गुस्सा आ रहा था। सौम्या चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए लिफ्ट के पास आई। उसने लिफ्ट का बटन दबाया और वेट करने लगी। रेहान, जो सौम्या के पास ही आ रहा था, उसे लिफ्ट की तरफ जाता देखकर उसके पीछे चला गया। सौम्या ने इधर उधर देखा और अंदर जाकर 5 फ्लोर का बटन दबा दिया। रेहान 5 फ्लोर की लाइट जलते देखकर वह भी जल्दी से सीढ़ियां से ही ऊपर जाने लगा। 5वां फ्लोर प्राइवेट फ्लोर था। रेहान के ऊपर जाता देख नील बोला, बॉस को क्या हो गया, वह ऊपर क्यों जा रहे हैं? चलो चल के देखते हैं। इतना कह कबीर और नील रेहान के पीछे ऊपर चले गए। सौम्या जब 5वें फ्लोर पे आई, वहां पर कोई गार्ड्स नहीं थे। यह देखकर वो मुस्कुराई और बोली, चलो शांति से काम हो जाएगा। उसे फ्लोर के दोनों तरफ रूम बने हुए थे। सौम्या ध्यान से आगे बढ़ने लगी, तभी किसी ने कमर से पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। सौम्या एक पल के लिए चौंक गई थी, क्योंकि उसको ऐसा काम करते वक्त आज तक किसी ने नहीं पकड़ा था। जब उसने देखा कि रेहान ने उसे पकड़ा है तो वह रिलैक्स हो गई। रेहान ने सर्द लहाजे में पूछा, जान, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और झूठ तो बिल्कुल मत बोलना। रेहान के इतने पास रहने की वजह से सौम्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी आंखें बंद करके बोली, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, पर पहले तुम मुझसे दूर हटो। अगर तुम दोनों को रोमांस ही करना था तो बता देते, हम लोग तुम दोनों को परेशान करने नहीं आते। कबीर हाँफते हुए बोला। कबीर की बात सुनकर रेहान ने सौम्या को छोड़ दिया और पीछे पलट कर बोला, तो तुम क्यों आए हो यहाँ पर? रेहान ने भावहीन चेहरे के साथ पूछा। सही मौका देख सौम्या उल्टे पांव पीछे की तरफ जाने लगी, पर उसी टाइम पे एक आदमी सौम्या के पीछे आके पकड़ लिया। ये देख कबीर बोला। हे कबीर की आवाज सुन रेहान ने पीछे मुड़कर देखा तो उस आदमी ने सौम्या के गले को पकड़ के उसके माथे पर गन पॉइंट किया हुआ था। हे पागल आदमी, छोड़ उसे। क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? कबीर ने डरते हुए कहा, क्योंकि कबीर को पता था कि रेहान सौम्या पर एक खरोच भी सह नहीं कर सकता। ये सुन वो आदमी बोला, मिस्टर रायचंद, मुझे यहाँ से जाने दे तो मैं इस लड़की को कुछ नहीं करूंगा। वैसे कुछ भी कहो, तेरी महबूब है, बड़ी कमाल की, इसके साथ मजा बहुत आएगा। क्या बोलता है? ये सुन सौम्या की आंखें छोटी हो गई और उस आदमी की तरफ देखा। वही ये सुनकर रेहान की आंखें लाल हो गई। उसके आसपास एक डेथ ओरा फैलने लगा। रेहान ने जब सौम्या को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उस आदमी ने सौम्या के कमर पे हाथ रखना चाहा, पर सौम्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। सौम्या की आंखें लाल हो गई थी। यह देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने सौम्या के माथे पर गन रख दिया। रेहान ने अपने कदम आगे बढ़ाना चाहा, पर तभी सौम्या ने पहले ही उस आदमी के हाथ को मरोड़ के पीछे कर दिया और बोली, तू क्या मुझे छुएगा? और उसका हाथ तोड़ दिया। हाथ में दर्द होने की वजह से उसकी गन नीचे गिर गई थी। सौम्या ने उसके घुटनों पे मारा और उसके कान के नीचे की नस को दबा दिया, जिससे वो आदमी बेहोश हो गया था।
ये सब देख रेहान, कबीर और नील हैरान हो गए थे। कबीर और नील का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। कबीर ने अपने आप को संभाला और नील से बोला, भाई, किस बेवकूफ ने कहा था कि इस लड़की को बदतमीजी करने के सिवा कुछ नहीं आता। नील उस आदमी के पास जाके उसकी नाक के पास अपनी उंगली रखकर देखने लगा कि वह जिंदा है ये नहीं। सौम्या उसे ऐसे करते देख खुद ही बोली, जिंदा है अभी वो, बस बेहोश ही हो गया है वो। तुमने उसे बेहोश क्यों किया? कबीर ने पूछा। वो इतना तो जान गया था कि सौम्या चाहे तो उसे मार भी सकती थी। रेहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने घूर के सौम्या को देखा, पर सौम्या को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी पूरी जिंदगी में रेहान कभी भी किसी के सामने नहीं झुका था और ना ही कभी किसी ने उसे पर उंगली उठाने की हिम्मत की थी। लेकिन आज उसकी जान ने ही उस पर हाथ उठाया। यह सोच सोचकर ही रेहान को गुस्सा आ रहा था। वही सौम्या को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी उंगली रेहान को दिखाते हुए गुस्से से बोली, मिस्टर रायचंद, दोबारा मेरा हाथ पकड़ने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, समझे आप? इतना कहकर वो अपने बालों को झटक कर आगे बढ़ गई। वही रेहान का गुस्सा अपने चरम सीमा पर था। वो अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए मन में बोला, जान तुम्हें तो इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो ये सोच सौम्या की तरफ बढ़ गया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सौम्या ने भाई को मारा और भाई ने कुछ नहीं कहा। समीर बड़बड़ाते बोला। समीर की आवाज सुनकर सब होश में आए। उन्हें सौम्या के लिए डर लग रहा था। रेहान सौम्या की कमर पकड़कर गुस्से से नीचे झुका और एक झटके से सौम्या को अपने कंधे पर उठा लिया। कबीर, अमन और नील अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। वो सब हैरान थे। समीर जल्दी से अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगा। सौम्या रेहान की पीठ पर मारते हुए गुस्से से बोली, नीचे उतरो मुझे। यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे नीचे उतरो। मगर रेहान के ऊपर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। रेहान सौम्या को लिफ्ट से होते हुए पीछे की दरवाजे से पार्किंग की तरफ जाने लगा। इस बीच सौम्या ने अपने आप को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन रेहान ने उसे नहीं छोड़ा। रेहान सौम्या को लेकर पार्किंग में आया, जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। उसके आसपास बॉडीगार्ड बंदूक के लिए खड़े थे। रेहान को देखकर सारे गार्ड ने उसे ग्रिट किया, लेकिन सौम्या को देख वो सब चौंक गए। वो हैरानी से अपने सामने खड़े शैतान बॉस रेहान को देखते तो कभी सौम्या को देखते। रेहान गुस्से से बोला, लगता है तुम सब अब जीना नहीं चाहते। वो सारे गार्ड होश में आकर जल्दी से कार का गेट खोल दिया। रेहान गुस्से से सौम्या को कार में बैठता है, फिर वह खुद भी बैठ गया। नील जल्दी से आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। कुछ देर में वो सब वहां से निकल गए। सौम्या गुस्से में थी, मगर रेहान ने उसे कस के अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। सौम्या घूर के देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब तुम्हारा मुंह बंद नहीं हुआ तो इसे बंद करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। रेहान मिस्टीरियस स्माइल करते हुए बोला। सौम्या ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझा। उसने रेहान की आंखों में शरारत देख ली थी। उसने धीरे से पर्स से फोन निकालती है और अपना हाथ नीचे करके उसमें मैसेज करने लगती है। सौम्या मैसेज सेंड करने ही वाली थी कि रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ के ऊपर करता है और उसके हाथ से फोन छीनकर अपने पास रख लेता है। तुम्हारा किसी को मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं आएगा। सौम्या की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो रेहान को खो जाने वाली नजरों से देखने लगती है। वही पार्टी हॉल में जब से रेहान ने प्रिया की बेइज्जती की थी, प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोली, मिस्टर रायचंद, तुमने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी ना। अब देखो मैं कैसे सौम्या की इज्जत की धाजियां उड़ती हूँ। जिस खूबसूरती पर उसे इतना घमंड है, उसे खूबसूरती को ही तार तार कर दूंगी। फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम किस तरह से सौम्या को अपनाते हो। आज तुम्हें उसे छोड़ूंगी नहीं। पर अभी वो है कहाँ? वो पूरे पार्टी हॉल में सौम्या को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वही रेहान की कार में रेहान ने जब देखा कि नील उन दोनों को देख रहा है, तो उसने कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। ये देख सौम्या हैरान रह गई। वह रेहान को घूरने लगी तो रेहान उसे सीट के नीचे दबाते हुए कोल्ड आवाज में कहता है, तुम्हें पता है जान, तुमने आज क्या किया है? तुमने रेहान रायचंद को पंच मारा। अगर तुम्हारी जगह और कोई होता तो अब तक जिंदा नहीं बचता। और तुम वहां पर क्यों गई थी? सौम्या एकटक रेहान के हैंडसम चेहरे को देख रही थी। वो रेहान का सवाल सुनकर अपने होठों को चबाने लगी।
क्योंकि वह कुछ भी रेहान को नहीं बता सकती थी। रेहान उसे अपने ऊपर खींच लेता है। वह अपने अंगूठे से उसके होठों को मसलने लगता है। सौम्या के अंदर एक करंट सा लगा। वह जम सी गई। उसका खून उल्टी दिशा में भागने लगा था और एक अजीब सा एहसास ने उसके दिल को छू रहा था। सौम्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। यही हाल रेहान का भी था। उसकी नजर बार बार सौम्या की कमर पर जाती, फिर उसके होठों पर। उसने पहली बार खुद को इतना आउट ऑफ कंट्रोल महसूस कर रहा था। उसके अंदर अब बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा था। उसने एकदम से सौम्या को अपने नीचे दबाया और उसके लिप्स को अपने कब्जे में ले लिया। सौम्या की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वह अपनी जगह पर जम सी गई थी। वह कुछ भी रिएक्ट करना ही भूल गई। रेहान सौम्या को गोद में लिए हुए अंदर आया और उसे सीधे डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठा दिया। सौम्या यह देखकर चौंक गई। वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी ज्यादा बड़ी करते हुए रेहान की तरफ देखने लगी। तो रेहान एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, जान, मुझे मन ही मन कोस लिया हो तो अब कुछ एनर्जी कलेक्ट कर लो, क्योंकि एनर्जी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुमने पार्टी में भी कुछ नहीं खाया था। अपनी बात बोलकर रेहान एक प्लेट में कुछ हल्दी फ्रूट निकालकर सौम्या के सामने रख दिया। सौम्या अभी भी रेहान को ही एकटक देखे जा रही थी। रेहान उसे देखकर एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, आई नो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर पहले खाना खा लो, फिर मुझे आराम से घूरती रहना। रेहान की बात पर सौम्या सकपका गई और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसने कहा कि आप हैंडसम हैं? मुझे तो कहीं से भी आप हैंडसम नहीं लगते। रियली? रेहान अपने एक भावें उचकाकर सौम्या से पूछा। ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक थोड़ी है। आप कहीं से भी कोई हैंडसम नहीं हो। मेरे भाई आपसे भी ज्यादा हैंडसम है। सौम्या बड़े ही एटीट्यूड से बोली। वही रेहान तो सौम्या की बातें सुन अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। अचानक उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसके कमर में एक हाथ डाल झटके से उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। रेहान के ऐसा करते ही सौम्या मुंह खोले शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ रेहान की तरह देखने लगी। वही रेहान के होठों पर एक हल्की सी शरारती स्माइल थी। हाँ, तो क्या कह रही थी जान आप? रेहान उसके चेहरे को देखते हुए बोला, कुछ कुछ भी तो नहीं, और मुझे भूख लगी है। सौम्या मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली। रेहान ने कुछ नहीं कहा और प्लेट से एक निवाला बनाकर सौम्या की तरफ बढ़ा दिया और बोला, इट। वही सौम्या ने उसे देखते हुए खा लिया। रेहान एक बाइट खुद खाता और दूसरा सौम्या को खिला रहा था। ऐसे ही दोनों ने अपना खाना खत्म किया। पार्टी हॉल में प्रिया, जो अपनी इंसल्ट और सौम्या के न मिलने के कारण वो बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो बार के पास खड़ी ड्रिंक में ड्रिंक किए जा रही थी। तभी उसी बार एरिया पे एक लड़का आता है और प्रिया के बगल में खड़ा होकर ड्रिंक मांगता है। तभी उसकी नजर अपने बगल में बैठी प्रिया पे जाती है, जो उसे ही देखे जा रही थी। वो लड़का प्रिया की तरह देखते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? उसकी बात पे प्रिया उसे अपनी नशीली आंखों से देखते हुए अपने होठों पे दिलकश मुस्कान लिए बोली, मैं तो कब से तुम्हें ही देख रही थी। उसके बाद वो उसके कान में कुछ बोलती है। जैसे सुनने के बाद वो लड़का एक बार प्रिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। अब उसकी आंखों में लस्ट साफ दिख रहा था, जिसे प्रिया साफ देख पा रही थी। दोनों बार एरिया से निकालकर उसी होटल के एक कमरे में चले जाते हैं। आर आर विला, क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो। गोद में क्यों ले जा रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या, जो तुम मुझे ऐसे गोद में उठाकर ले जा रहे हो? रेहान सौम्या की बात पर कुछ नहीं बोला। रेहान को ऊपर की तरफ ले जाता देखकर सौम्या बोली, तुम मुझसे ऊपर कहाँ ले जा रहे हो? मुझे घर जाना है, कहते हुए अपने हाथ पैर चलने लगती है। पर जब वह रेहान की आंखों में देखती है तो शांति से बच्चों की तरह मुंह बनाकर अपना सर नीचे झुका लेती है और खुद में बुदबुदाते हुए बोली, 11 अगर कुछ बोल दिया तो आंखें ऐसे दिखता है जैसे इन आंखों से ही मुझे मार डालेगा। हे भगवान, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आप हर किसी को सोच समझ कर ही देते हो सब कुछ। तो इस इंसान को इतने हैंडसमनेस के साथ यह आंखें क्यों दी? वह भी इतनी डरावनी, कहते हुए सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतना आलीशान कैमरा उसने कभी नहीं देखा था। वो खुद एक बिजनेस वूमेन है, लेकिन पिछले जन्म में सुरभि, उसका खुद का रूम इतना अच्छा नहीं था। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे कमरे को देख रही थी, जिसमें कोई भी शान शौकत की कमी नहीं थी। मतलब
हर चीज जो दिखने में ही लग रही थी कि बहुत ज्यादा कीमती है, ऊपर से उसका इंटीरियर कलर का रंग, वह उसे बहुत पसंद आता है क्योंकि वह ग्रे एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन से किया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अलग ही जगह पर आ गई। ये कैमरा खूबसूरत और डरावना दोनों लग रहा था क्योंकि यहाँ का इंटीरियर जितना डरावना लग रहा था उतना ही ज्यादा कमरे में रखी हुई हर एक चीज कमरे को खूबसूरत बना रही थी। उसकी नजर किंग साइज बेड पर जाती है जो करीब 5 से 6 लोग आराम से सो सकते थे। सामने बेड के 3 सीढ़ियों के नीचे उतरते ही एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था और सोफे के थोड़े से ही दूरी पर एक बड़ी सी बालकनी थी। वह यह सब देखने में इतनी खो चुकी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उससे अपनी आंखें छोटी छोटी करके देख रहा था। सौम्या कमरा देखने में इतनी खो चुकी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके देख रहा था। रेहान अपनी आंखें छोटी छोटी करके अपने मन में बोला, ये लड़की सच में बच्ची है। इसने एक बार भी मुझे इतनी गौर से कभी नहीं देखा जितना यह इस कमरे को देख रही है। मतलब यह कमरा मुझसे ज्यादा इसे अट्रैक्ट कर रहा है। कहते हुए वो अपने कमरे को गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है, जैसे वह कमरा ना होकर उसका कोई दुश्मन हो। वह गहरी सांस लेकर अपना सिर ना में हिला देता है और अपनी कदम किंग साइज बेड की तरफ ले जाता है। वह उसे बेड पर बैठाकर बोलता है, जान, जो और फ्रेश होकर आओ। सौम्या बेड से उठकर सीधा बाथरूम में भाग जाती है। रेहान उसके जाने के बाद दूसरे रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। रेहान के जाने के 2 मिनट बाद सौम्या अपना सिर निकालकर कमरे में देखने लगती है। रेहान को ना देखकर वह जल्दी से भागते हुए आकर दरवाजा बंद कर देती है। उसने विंडो से बाहर देखा तो उसकी होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो खुश होते हुए बोली, मुझे कोई नहीं यहाँ रोक सकता जब तक मैं ना चाहूं। इतना कह सौम्या खिड़की से नीचे कूद जाती है। वह आसपास देखती है और जल्दी से गार्डन एरिया में पहुंच जाती है। वह दीवार पर चढ़कर दूसरी पार कूद गई। दीवार से कूदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह पलक झपकते ही वह दीवार के उस पर पहुंच गई। मगर कोई था जो खिड़की से उसे देखकर शैतानों की तरह मुस्कुरा रहा था। उस इंसान ने धीरे से स्वर में कहा, अमेजिंग। उसकी आवाज धीरे धीरे वहां गूंज उठी जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। सौम्या जैसे ही विला से बाहर निकली, कुछ दूरी पर चलने के बाद उसके सामने लग्जरियस गाड़ी आके रुकी। सौम्या ने ही डोर खोला और उसमें बैठ गई। गाड़ी स्पीड में वहां से निकल गई। दिनेश, एसएम कंपनी से कांटेक्ट करो, उनसे कहो हम डील करने के लिए तैयार है। ओके बॉस, दिनेश ने कहा। दिनेश सौम्या कुछ पूछना चाह रहा था परंतु उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे पूछे। क्या हुआ दिनेश, तुम्हें क्या पूछना है? बॉस, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप अपनी सच्चाई अपने फैमिली से क्यों छुपा रही है दिनेश? तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया घर में बताने के लिए। और मुझे अशोक मेहता के पूरे कारनामों की रिपोर्ट जल्द ही चाहिए। बॉस, 2-3 में काम हो जाएगा। सौम्या की कर मल्होत्रा मेंशन में आकर रुकी। वह मेंशन के अंदर चली गई। सुबह का वक्त प्रिया अपना सिर झुकाए रोए जा रही थी। निशा और पायल प्रिया को संभालने में लगी हुई थी। प्रिया रोते हुए बोली, मॉम, निशा मॉम, मैं तो मित्तल फैमिली के बेटे को जानती तक नहीं। मुझे तो सौम्या ने कहा था उस रूम में जाने के लिए। उसकी बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा, राजीव जी, अपने दांत पीसते हुए बोले, अगर तुम उसे नहीं जानती तो तुम्हारी तस्वीर क्या झूठ बोल रही। तुम दोनों एक साथ होटल में पाए गए हो और तुमने एक ऐसे आदमी से अफेयर चलाया जिसकी शादी होने वाली है और आरोप मेरी बेटी पर लगा रहे हो। गलत क्या कहा प्रिया ने? वो बदतमीज लड़की ने ही जरूर प्रिया को रूम में भेजा होगा। उसे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। निखिल जी गुस्से में बोले, यह तुम क्या कह रहे हो निखिल? भला सौम्या प्रिया के साथ ऐसा क्यों करेगी? सीता जी अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, निखिल मल्होत्रा, राजीव मल्होत्रा के छोटे भाई, ये डॉक्टर है। ये प्रिया को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, इसीलिए इन्होंने प्रिया को गोद ले लिया था। निशा मल्होत्रा, ये निखिल मल्होत्रा की पत्नी है। ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। अपनी बेटी को छोड़कर इनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं, आदित्य, प्रिया और सौम्या। आप आते हैं। कहानी नहीं बड़े पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सौम्या ने कहा था जाने के लिए। प्रिया रोते हुए बोली। सौम्या जो अभी अभी कमरे से बाहर आई थी वह नीचे हो रहे तमाशा को देखकर रुक गई और सामने देखने लगी। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही एक थप्पड़ की आवाज हाल में गूंज उठी।
ये थप्पड़ निशा जी ने सौम्या को मारा था, सीता जी गुस्से में चिल्लाई। निशा जी गुस्से से सीता जी को हाथ दिखाकर बोली, बस दीदी, आप लोगों की ज्यादा लाड प्यार की वजह से आज ये लड़की इतनी बदतमीज हो गई कि प्रिया के साथ इतना गलत करने की कोशिश की। अगर प्रिया के साथ कुछ हो जाता तो, इसीलिए इसे सजा देना जरूरी है। सौम्या का सिर एक तरफ झुक गया था। अपना सिर उठाकर वह अपनी ठंडी आंखों से एक तक उन्हें देखते हुए बोली, सबूत क्या है? मैंने आपकी प्यारी बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की है और आपको कोई हक नहीं बनता मुझे सजा देने का। सौम्या की आवाज बेहद ठंडी थी, जिसे सुन निशा जी कांप गई। किसी को सौम्या के जवाब की उम्मीद नहीं थी। सौम्या कभी भी निशा जी की बात नहीं काटती थी। मिस्टर मल्होत्रा सौम्या को बड़े गौर से देख रहे थे। निशा जी ने खुद को संभाल और गुस्से से बोली, माँ हूँ तुम्हारी, मुझे पूरा हक। सौम्या एक डेविल स्माइल के साथ निशा जी को देखकर बोली, करेक्शन योर वर्ल्ड मिसेस मल्होत्रा, मेरी मॉम का नाम सीता मल्होत्रा है। मेरी जन्म देने वाली माँ 13 साल पहले ही मर गई है। सौम्या का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। वही निखिल जी से सौम्या का ऐसा जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चिल्ला उठे, सौम्या, मगर उनसे भी दुगनी तेज आवाज में सौम्या चिल्ला के बोली, आवाज नीचे रखिए मिस्टर मल्होत्रा। सौम्या मल्होत्रा को अपनी फैमिली के सिवा किसी की ऊंची आवाज बिल्कुल नहीं पसंद। आइंदा से इस बात का ख्याल रखिएगा। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।